हमारे इन सारे चैनल्स पर एक कमेंट अक्सर देखने को मिलता था वीर नाम की एक मलयालम फिल्म के बारे में। सब कह रहे थे कि इस पर बात करो बात करो, टालते टालते अब जाकर देखी। पर इतनी शानदार फिल्म देखने में हमने इतनी देर क्यों कर दी? यही बात मुझे फील हुई वीर फिल्म देखने के बाद, जो हाल ही में रिलीज हुई एक मलयालम फिल्म है। इसे देखते हुए मुझे कमल हासन की करीब 32 साल पहले आई महान दी जैसी एक अद्भुत फिल्म की याद आ गई। उस फिल्म को देखते हुए जैसे हमारा दिल भर आता था, हमारा मन भारी हो जाता था और आंखों में आंसू आ जाते थे। ये फिल्म भी वैसी ही फीलिंग्स देने वाली एक फिल्म है। इसमें एक बहुत ही अमेजिंग जानकारी भी है जो मैं फिल्म के एंड में बताऊंगा। तो चलिए स्टोरी के अंदर चलते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एक ट्रेन में भाई बहन विंडो सीट के लिए लड़ रहे हैं। भाई कहता है कि उस तरफ वाली विंडो है ना, वहां जाकर बैठ जाओ। वो बच्ची वहां जाकर बैठ जाती है। तभी टीटीआर आता है, टिकट चेक करके चला जाता है। उसके बाद ही भाई को एहसास होता है कि उसकी बहन वहां नहीं है। फिर सब उसे ढूंढने लगते हैं। तो बस वो बहन जो खोई सो खोई। अब कई सालों बाद हमें वही भाई दोबारा दिखाया जाता है जो हमारी फिल्म का हीरो है। बहन के खोने की वो बात उसे आज भी हर महीने परेशान करती है। एक बुरे सपने की तरह वो यादें बार बार आती रहती हैं। उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, फिर भी वो पुरानी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। बेचारा आज भी उन्हीं यादों में उलझा है। अब ये हीरो एक पुलिस ऑफिसर है, खास तौर पर एक एसआई। आज स्टेशन में परेड होनी है और सब तैयार हैं। वहाँ एक हवलदार भी है। वहाँ एसआई के कंधे पर 2 स्टार्स लगे होते हैं, जबकि हवलदार के पास सिर्फ एक स्टार होता है। हमारे यहाँ हवलदार के बाद सीधा एसआई की पोस्ट आती है, पर वहाँ हवलदार और एसआई के बीच भी एक पोस्ट होती है जो ये सिंगल स्टार अपने कंधे पर लगाते हैं। हम अपनी आसानी के लिए उन्हें हवलदार ही कहेंगे। एक सीनियर एसआई कहता है कि अगर तुम ही इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा। इस पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर भी होना चाहिए था, शायद वो छुट्टी पर। यहाँ सब ऐसा ही है। सीनियर एसआई के कहने पर हमारा आदमी वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। वो सबको बुलाते हैं और परेड बहुत अच्छे से खत्म होती है। उसके बाद एतैया अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल जाता है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनका कोई बच्चा नहीं है। इस बात से वो दोनों बहुत परेशान है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा उन्हें ये कहकर भेजती है कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। जब हमारा आदमी पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा होता है, तभी एक बूढ़े माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा घर बेचने के लिए उन्हें घर से बाहर निकाल रहा है। वो उन्हें घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले तो वो सिर्फ बातें कर रहा था, पर अब उसने अपने पिता पर हाथ भी उठा दिया है। वो रोते हुए कहते हैं कि इस उम्र में अगर हम घर से बाहर गए तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे सर। वो लोग ऐसे ही रोते बिलखते रहते हैं। आप अपने बेटे की डिटेल्स दे दीजिए, मैं बाद में आकर उससे बात करूंगा और उसे समझा दूंगा। वहाँ डिटेल्स लेने के लिए एक और एतैया खड़ा है जो लगभग एक रिसेप्शनिस्ट की तरह ही काम करता है। वो बस आने वाली कॉल्स अटेंड करने का काम ही देखता है। उसे हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाएं नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा अटक अटक कर ही बात कर रहा है। ये सब देखकर हमारा आदमी खुद फोन ले लेता है और सारी डिटेल्स नोट करने लगता है। वो उन सब बातों को अपनी नोटबुक में लिखता है। उसे बताया जाता है कि कर्नाटक के बॉर्डर पर एक जंगली इलाके में एक जली हुई लाश पड़ी है। वो उस केस फाइल की सारी बातें नोट कर लेता है। कर्नाटक की सीमा पर एक जंगली इलाके में पड़ी उस जली हुई डेड बॉडी के बारे में वो यहाँ फोन करके पूछताछ क्यों कर रहे हैं। असल में ऐसा अक्सर होता है, लाश कहीं और पड़ी मिलती है लेकिन मर्डर कहीं और हुआ हो सकता है। अगर कोई सुराग मिल जाए तो उस इलाके के संबंधित पुलिस स्टेशन को फोन करके डिटेल्स दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ पता है। जब वो जली हुई लाश की उम्र पूछते हैं तो पता चलता है कि वो करीब 40 से 45 साल का था। वो ये सब नोट कर लेता है। फिर रात हो जाती है। नाइट ड्यूटी पर जाने वाले लोग बाकी सबसे पूछताछ कर रहे हैं। सीनियर एसआई टीवी देखकर योगा कर रहे हैं। लगता है टीवी पर कोई महिला लाइव योगा सिखा रही है। तभी एक कॉल आता है कि किसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली है, वो मरी हुई पड़ी है। जैसे ही ये खबर आती है, सीनियर उसे तुरंत मौके पर जाने के लिए कह देते हैं। हमारा आदमी फौरन वहां पहुंचता है। वहां काफी भीड़ जमा है। वो सबको वहां से हटने के लिए कहता है और कुएं के अंदर झांकता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की अंदर गिरकर मर गई हो। हमारा हीरो प्रोबेशन पर ऐसा ही है। अभी तक उसे परमानेंट जॉब नहीं मिली है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब उसे कुछ महीने प्रोबेशन पर रहना होगा। उसके बाद ही जॉब कंफर्म होगी। इसमें अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो फिर जॉब नहीं मिलेगी बेचारा। सर इस तरह डेड बॉडी मिली है, ऐसी अपडेट्स देने के बजाय एम्बुलेंस को कॉल करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फिर मेडिकल रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेजो। क्या छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा? वो ऐसे चिल्ला रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट को भी बुला लिया गया है और वो आ भी गए हैं। एक आदमी नीचे उतरकर एक टोकरी जैसा बांधकर उसमें बॉडी ऊपर ला रहा है। बहुत गंदी स्मेल है। स्मेल बर्दाश्त न होने पर हमारा हीरो उल्टी करने लगता है। कोई उसे हैंडकरचीफ देता है और कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहला केस है इसलिए ये सब तुम्हारे लिए नया है, वो ऐसा कहते हैं। मरी हुई उस औरत के हाथ पर राजू नाम का टैटू बना हुआ है। सीनियर यहाँ आ गए हैं। बॉडी ले जाते समय उन्होंने हमारे हीरो को छुआ था। उस छूने की वजह से पता नहीं क्या हुआ, वो साबुन लगा लगा कर हाथ रगड़ रहा है। उसे अभी भी लग रहा है कि वो स्मेल उसकी उंगलियों से नहीं गई है। उसकी वाइफ सूंघ कर देखती है और कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फिर पास में ही तो सब क्वार्टर्स में रहते हैं ना, पास में हमारे कांस्टेबल साहब रहते हैं। वो अपनी वाइफ के हाथ की बनी बिरयानी लेकर आए। उन्होंने कहा कि अच्छी बनी है, पर हमारे हीरो ने जैसे ही उसे सूंघा उसे फिर से उल्टी आने लगी और वो भाग गया। वो समझ जाते हैं कि आज के केस की वो स्मेल इतनी आसानी से नहीं जाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो भी यही कहते हैं। फिर इस केस की जांच की जिम्मेदारी हमारे एसआई यानी हमारे हीरो को ही दी जाती है। साथ में किसी को जब उसे असिस्टेंट रखने को कहा जाता है तो वो हमारे कांस्टेबल को चुनता है। दोनों उस कुएं के पास जाते हैं और आसपास देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो मरी हुई लड़की आखिर है कौन। उसके हाथ पर एक टैटू था, शायद वो कन्नड़ भाषा में था। उसे देखकर वो वहां के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या कोई कन्नड़ लोग
यहाँ बंजारे बनकर या मजदूरी करने के लिए आए हैं। जब वो किसी सुराग की तलाश में थे, तभी पोलियो की बूंदों वाला एक पेपर सामने आता है। वो पोलियो की दवा देने वाले उस गवर्नमेंट सेंटर पर जाते हैं। वहां जाकर पूछते हैं कि क्या आप उन सभी बच्चों का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं जिन्हें आपने दवा दी है? क्या आपके पास कोई रजिस्ट्री मौजूद है? वो हाँ कहते हैं। जब पूछा गया कि क्या इसमें उन कन्नड़ राज्य के लोगों की डिटेल्स होंगी जिन्होंने दवा ली है, तो वो फिर हाँ कहते हैं। वो उस रजिस्ट्री को देखने की मांग करते हैं और जब वो उस रजिस्ट्री को चेक करते हैं तो पता चलता है कि कुछ कन्नड़ लोग यहाँ किसी जगह पर रह रहे हैं। उन्हें उस इलाके का भी पता चल जाता है। ये तो अच्छी बात है। फिर ये उनके स्टेशन की बात नहीं है, कोई और है जो शायद कोई सीनियर ऑफिसर लग रहा है। वो उसे जाकर सारा अपडेट देते हैं। ये लड़का अभी नया है, इसलिए सीनियर कहता है कि यहाँ बहुत सारा काम है, तुम बस सुपरवाइज करो और उन्हें अच्छी तरह मैनेज करो। सीनियर ऑफिसर हमारे हीरो से कहते हैं कि तुम्हें ही पूरी जिम्मेदारी संभालनी है, प्रोफेशन की हर एक चीज सीख लो। तो हमारा हीरो भी जांच करने के लिए मैदान में उतर जाता है। वो उस इलाके की तरफ जाकर वहां के लोगों से पूछता है कि कन्नड़ लोग आखिर कहाँ ठहरे हुए हैं। पता लगाकर वो उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां एक औरत से पूछने पर वो पहले हिचकिचाती है। जब कांस्टेबल को समझ आता है कि वो झिझक रही है तो वो उसे थोड़ा डरा कर पूछता है और वो डकर सब बता देती है। वो यहीं रह रहे हैं और उनका नाम भी मिल गया। पता चलता है कि उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की और एक लड़का शामिल है। पति का नाम राजू है, ये बात भी पता चल गई है। वो कहती है कि अगर और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो उस एजेंट से पूछना होगा जिसने हमें काम पर रखा था। और उस एजेंट को ढूंढकर उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ, वो काम पर आते जाते रहते हैं। जब पूछा कि आखिरी बार कब देखा था तो वो कहता है कि 10 दिन पहले देखा था। उन्होंने पिछली बिल्डिंग में काम किया था। फिर उनका फोन नंबर, उनके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। उसका पति ही उन्हें यहाँ छोड़कर गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जब नाम पूछा गया तो वो भी पति का नाम राजू ही बता रहे हैं। डेड बॉडी की फोटो दिखाकर जब पूछा गया कि क्या ये वही लड़की है, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ। अब पता चल गया कि मरने वाली माँ वही थी, लेकिन वो आखिरी बार कहाँ थी। जब उस एरिया में पूछताछ की गई कि वो कहाँ ठहरे थे तो पता चला कि वो पास में ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। वो रेलवे ट्रैक के पास वाली उस जगह पर जाकर आसपास देखते हैं। वो जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। आखिर काफी दिन हो गए हैं ना, इसीलिए वो जगह अब एक अजीब सी हालत में पड़ी है। वहां एक फोटो मिलती है, एक्टर सुदीप के साथ उनकी पूरी फैमिली की फोटो। उसमें वो मरने वाली माँ, बच्चे और बाप सब साथ में एक ही फोटो में दिख रहे हैं। शायद वो बाप ही राजू होगा। जो भी हो, फोटो मिल गई, ये खुशी की बात है। फिर से अपने एजेंट को बुलाकर वो फोटो दिखाई और पूछा कि क्या यही पति राजू है, तो उसने भी हाँ कह दिया। उसने कंफर्म किया कि साथ में जो दिख रहे हैं वो बच्चे ही हैं। ठीक है, मरने वाली माँ का नाम शायद शोभा है, नाम मिल गया। पति का नाम राजू है, ये भी पता चल गया। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर को सारा अपडेट देते हैं। इस केस की आगे की जांच के लिए उन्हें दूसरे स्टेट जाना होगा। जब मदद के लिए किसी को साथ ले जाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कांस्टेबल को साथ ले लूंगा। उस एजेंट से पूछताछ करने पर पता चला कि हमारा राज किस स्टेट के किस शहर में है, क्योंकि एक्टर सुदीप के साथ सिनेमा शूटिंग स्पॉट पर फोटो खिंचवाई थी। वो सिनेमा से जुड़े कामों के लिए यहाँ वहां घूम रहा था, तो उन्हें समझ आ गया कि वो सिनेमा के अंदर ही कोई काम करता है। उसी के आधार पर वो किस स्टेट और किस शहर में है ये जानकर उसे पिकअप करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे आदमी को ट्रेन रास नहीं आती, क्योंकि जब से उसकी बहन ट्रेन में खोई है तब से वो ट्रेन अवॉइड करता है। वो बस बदल बदल कर ही जा रहे हैं। उस एरिया में जाकर लोकल पुलिस की मदद से वो फोटो दिखाते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने इन्हें देखा है या कहीं रखा है, लेकिन कोई सुराग मिलता नहीं दिख रहा। यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार वो एक और दुकान पर पहुंचते हैं और वहाँ पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि वो संबंधित राजू ही सिगरेट खरीद कर जलाते हुए जा रहा होता है। हमारे दोनों आदमी उसे देख लेते हैं और आपस में इशारा करते हैं। जैसे ही राजू नाम पुकारा वो तुरंत पीछे मुड़ा। फिर उसे बुलाकर बस में बिठाकर 2 लोगों के बीच बिठाकर उसे ले जाने लगते हैं। क्या कहानी है तुम्हारी, बताओ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो लोग गुजारे की तलाश में इस तरफ आए थे। यहाँ वहाँ जो भी छोटा मोटा काम मिला उन्होंने किया। उनके 2 बच्चे भी हैं। तभी एक दूर का रिश्तेदार आता है जिसका नाम गणेशन है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सेटल करवा दूंगा और रोज काम दिलाने के बहाने उन्हें एक जगह ले आता है। वो उन्हें वहां ठहराता भी है। वो साथ रहकर सबका अच्छे से ख्याल रखता है, बच्चों को प्यार करता है, सारे काम करता है। पर हमारे राजू को शायद पीने की थोड़ी आदत है। वो अक्सर शराब पीकर घर आता है। ऐसे ही एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो उसे घर के अंदर से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज आई। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी अपनी पत्नी के साथ वो दूर का रिश्तेदार बैठा था। ये देखकर वो रोते हुए चुपचाप बाहर आ गया। आज भी वो ये सब सोचकर रो रहा है। उसने ऐसा किया, इस बात से बहुत गुस्सा होकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया और रेलवे ट्रैक के पास एक जगह सेटल कर दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहां भी वो रिश्तेदार लड़का वहां भी आ गया। इसके बाद उसके साथ रहने के लिए मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल गवाही नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने गाँव की तरफ आ गया। बच्चों को अभी मैंने अपनी बहन के घर छोड़ा हुआ है, ऐसा उसने बताया। फिर यहाँ जब उसने उस मरी हुई औरत की बॉडी देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये कहकर वो रो रहा था। उसने सुसाइड क्यों किया होगा, जब पूछा गया कि इसकी क्या वजह हो सकती है तो उसने कहा कि मैं बच्चों को ले गया था, वो उस गणेशन के भरोसे थी। शायद गणेशन उसे छोड़कर चला गया होगा, इसलिए अपना ख्याल रखने वाला कोई न देखकर दुखी होकर उसने ऐसा कदम उठाया होगा। वो उससे एक लिखित शिकायत ले लेते हैं। वो ये कहकर निकल जाता है कि ये सुसाइड ही है, आप खुद ही बॉडी का अंतिम संस्कार कर दीजिए, मैं इस हालत में बच्चों को बॉडी नहीं दिखाना चाहता, ऐसा लिखकर साइन करके वो चला जाता है। पुलिस वाले खुश हैं कि केस खत्म हो गया। लेकिन जब वो जाने लगता है तो हमारे हवलदार साहब उसे रोकते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, रास्ते खर्चे के लिए कुछ पैसे हैं क्या?
और फिर वो उसे 1500 रुपए थमा देते हैं। वो मना करता रहता है पर वो जबरदस्ती उसकी जेब में डाल देते हैं और कहते हैं रख लो, काम आएंगे, अब जाओ। पैसे छीनने वाली पुलिस के बीच ऐसे पैसे देने वाले पुलिस वाले भी होते हैं, ये जानकर अच्छा लगा। खैर केस खत्म हुआ समझकर हमारा आदमी घर आ गया, लेकिन असली बात तो तब पता चली जब डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे, पर थोड़ा प्रेशर डालने के बाद अब 1 हफ्ते में ही रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट मिल गई है और वो डॉक्टर से मिलने पहुंचता है। डॉक्टर से बात करते ही उसे एक बड़ा शॉक लगता है। डॉक्टर कहता है कि उस औरत के सिर के पिछले हिस्से में चोट थी, हो सकता है गिरने की वजह से लगी हो, उसे तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब कोई पानी में गिरता है या ऊंचाई से नीचे गिरता है तो डर और घबराहट की वजह से वो तेजी से सांस लेने की कोशिश करता है। ऐसे में जब वो कुएं में गिरती है तो कुएं का पानी और कीचड़ उसके सांस के साथ तेजी से सांस लेने की वजह से अंदर जाकर सांस की नली और फेफड़ों को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर मरने के बाद किसी डेड बॉडी को पानी में फेंका जाए तो वो सांस नहीं ले सकती। तब पानी सिर्फ उतना ही अंदर जाएगा जैसे पानी किसी ढलान की तरफ बहता है, फेफड़ों में पानी बस उसी लेवल तक जाएगा। जब हमने चेक किया तो पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी बस उसी लेवल तक गया है। इसका मतलब ये है कि वो कुएं में गिरने से पहले ही मर चुकी थी। ये थ्योरी सुनकर हमारा आदमी सन्न रह जाता है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये मर्डर तो नहीं। ये उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द और शौक बन जाता है। इसी बीच शायद न्यूज में भी ये सब आ गया होगा, तभी राजू नाम का एक आदमी आया। शायद ये खबर फैल गई थी कि उस डेड बॉडी की पहचान हो गई है। वो न्यूज देखकर राजू की माँ और बाकी रिश्तेदार यहाँ आ गए। राजू की बहन भी आई थी। जब पुलिस इन सब लोगों से पूछताछ कर रही थी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राजू ने कहा था कि उसने बच्चे अपनी बहन के पास छोड़े हैं, लेकिन उसकी बहन ने कहा मेरे पास तो किसी ने बच्चे छोड़े। पुलिस ने पूछा क्या मजाक कर रही हैं? फिर फोटो दिखाकर पूछा कि क्या ये वही बच्चे हैं, तो उन्होंने हाँ कहा। जब पूछा कि क्या ये मरने वाली वही शोभा है तो उन्होंने हाँ कहा, लेकिन जब पूछा कि क्या ये राजू है तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने कहा ये क्या बोल रही हैं आप? तो वो बोली हाँ सर, ये तो हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, ये हमारा राजू नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, तब एकदम दंग रह गए, सबके होश उड़ गए। फिर जब सीनियर ऑफिसर की बात पता चली तो उन्होंने खूब डांटा कि किसी ने कहानी सुनाकर तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम लोग कैसी पुलिसगिरी कर रहे हो। उस सीनियर को भी डांट पड़ी जिसने ठीक से सुपरवाइज नहीं किया था। ऑफिसर ने साफ कह दिया कि सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है, उसके अंदर उस लड़के को पकड़ कर लाओ। अब कोई और रास्ता नहीं था तो पुलिस फौरन निकल पड़ी। उन्हें लगा कि वो लड़का अभी भी उसी गांव में होगा, उसे क्या पता कि क्या हुआ है। उसे लगा कि उसने सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल कर लिया है और पुलिस स्टेशन में साइन करके आ गया है, तो अब पुलिस उसे नहीं ढूंढेगी। लेकिन उसे बीच में वो इस हंगामे का अंदाजा नहीं था। वो तो आराम से बैठा था, जबकि यहाँ उसका अपना परिवार और बच्चे भी हैं। वो उन सबको छोड़कर त्योहार के दिन जुआ खेलने के लिए यहाँ आया था। हमारी टीम ने उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। वो जंगल की तरफ भागने लगा, जहाँ हमारे हीरो और उसके बीच लड़ाई हुई। काफी हाथापाई के बाद आखिरकार उसे पकड़कर लॉक कर दिया गया। पुलिस वाले उसे वहां से उठाकर ले आए और पूछताछ शुरू की। देख सच सच बता दे। तब उसने असलियत बताई। असली कहानी ये थी कि वो मरने वाली लड़की शोभा, जिसे मैं शोभा कह रहा हूँ, वो शोभा हाँ शोभा, वो मरने वाली लड़की शोभा और ये लड़का बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन फिर भी घर वालों ने उसकी शादी किसी और रिश्तेदार से कर दी थी। जिससे शादी हुई उसका नाम राजू था और ये लड़का उस लड़की का दूर का रिश्तेदार था। वो राजू अक्सर शराब पीता रहता था और हंगामा करता था। ये बोलकर उन्हें यहाँ लाया गया होगा कि वो ठीक से काम पर नहीं जाते, इसलिए उन्हें एक अच्छी नौकरी दिला देंगे और रहने की जगह भी देंगे। बच्चों के लिए उनकी जरूरत की हर चीज वही ला कर देता है। नशे में धुतपति राजू को घर लाकर छोड़ने वाला भी वही है और साथ ही उन्हें दिलासा देने वाला भी वही है। वो भी उनके साथ रहकर जैसे बच्चों को लाड़ करते हैं वैसे ही उसने उस पत्नी को भी लाड़ करना शुरू कर दिया। यही तो असली प्रॉब्लम है। देखिए वो गहने तक लाकर दे रहा है। उस रात वो बहुत सारा सामान लेकर आया था। फिर जब वो उसे गले लगाकर प्यार कर रहा था तभी उसका पति शराब पीकर वहां आया और सोचा कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर दरवाजे के छेद से देखकर वो पूरी तरह टूट गया। बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। फिर भी बाहर कोई था क्या? वो साए जैसा क्या दिखा था? वो औरत बाहर आकर देखती है पर वहां कोई नहीं है। वो कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, ये आदमी एक दूर का रिश्तेदार है। उसके बाद उसने घर खाली करवाकर उन्हें रेलवे ट्रैक के पास कहीं और शिफ्ट कर दिया। वो उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाकर सेटल कर देता है। तो सुनाई गई सारी कहानी सच है, लेकिन कहानी में आए पति राजू और इस रिश्तेदार की बातों को आपस में बदलकर उसने शायद पुलिस को कंफ्यूज कर दिया है। वो उसी घर में ले जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ था भाई। ये सब पूछने के लिए उसे लाइव उसी जगह पर डेमो देने के लिए लाया गया है और बात करने को कहा गया है। बाहर जांच चल रही है, वहाँ बड़ी भीड़ जमा है। मीडिया इसे एक बहुत बड़े सेंसेशनल केस की तरह देख रही है। पति राजू इस नई जगह पर आया था पर तुम्हारी ये हरकतें देखकर शायद वो चला गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा परिवार कहकर उसने सबको अकेला छोड़ दिया। राजू सबको छोड़कर चला गया। फिर ये खुद यहाँ फुल टाइम पति बनकर परिवार का ख्याल रखने लगता है। उस दिन शूटिंग खत्म करके वो घर आया था। वो औरत आओ खाना खा लो कहकर फटाफट काम कर रही है। जब उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, वो उसे सीरियसली नहीं ले रही, बस खाने की बातें कर रही है। जब उसने पूछा क्या किया तूने, बच्चों को मार दिया या बेच दिया, तो वो कहती है तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम ही उनके बाप हो। उसने कहा भले ही मैंने उन्हें पैदा नहीं किया पर बच्चों की तरह पाला है। उसने फिर पूछा क्या किया तूने, तो वो लड़की कहती है वो सबको छोड़ो ना यार, हम मजे में रह सकते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बेरहम होगी। उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। वो जाकर दीवार से टकराई और उसके सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट लग गई। वो औरत वहीं मर गई। वो घबरा गया और उन्हें लगा अरे नहीं ये क्या हो गया, पर अब क्या किया जा सकता था। पहले उसने सोचा कि बॉडी को कुएं में ले जाकर जला देता हूँ, पर तभी उसने देखा कि त्योहार की वजह से कुछ लोग हाथ में दिया लिए उस तरफ आ रहे हैं। उन्हें आते देख उसने बॉडी को कुएं की मुंडेर पर रखा और छिप गया। उनके जाने से पहले ही डेड बॉडी अचानक फिसलकर कुएं के अंदर गिर गई। वो कुछ नहीं कर पाया और वहां से चुपचाप निकल गया। उसने बताया कि बस यही सब हुआ था। खैर अब ये सारी बातें पेपर्स और न्यूज में आ चुकी हैं।
सीनियर ऑफिसर ने भी बहुत अच्छा काम करने के लिए उसकी तारीफ की और शाबाशी दी। उसके बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने गए और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आए। तभी हमेशा की तरह कहीं से एक अजीब सी कॉल आई। कोई इंग्लिश या हिंदी में बात कर रहा था। वहां जो रिसेप्शन पर बैठा था वो हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा था। तब इसने खुद फोन लिया और उनसे बात की। उसने डिटेल्स नोट की और उसकी हेल्प की। जाते जाते रिसेप्शनिस्ट बोला, सर हमेशा ऐसे ही अजीब कॉल्स आते हैं। उस दिन कर्नाटक के किसी जंगल के पास से कोई हिंदी में बोल रहा था और आज कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। कर्नाटक के जंगल के पास। उसे याद आया कि उसने ही लिखा था कि उम्र 40 से 45 साल होगी। उसे वो पुरानी बात याद आ गई। उसने तुरंत कहा, वो नोट्स निकालो और मुझे दिखाओ। जब उसने चेक किया तो वहां उस गांव का नाम लिखा था। और पता है वो गांव किसके पास था? जिसने अभी खून किया है उस खूनी के गांव के बिल्कुल पास ही था। वहां एक डेड बॉडी पड़ी होने की खबर थी। उन्होंने उस शहर की पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया होगा। तो अब वो उस केस को फिर से खोलने का फैसला करते हैं। वो उसके बारे में पूछताछ करने के लिए वहां जाते हैं। वहां जली हुई हालत में एक 40 से 45 साल के आदमी की डेड बॉडी मिली होगी। उसकी सारी फोटोज यहाँ मौजूद हैं। साथ ही वहां एक जला हुआ लैंप भी पड़ा मिला था। उस लैंप के नीचे की तरफ दुकान का नाम लिखा हुआ था। उसी के जरिए उन्होंने पहचाना। उस दुकान वाले एरिया के पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछा कि क्या कोई लापता है। यहाँ एक 40 से 45 साल का आदमी मरा हुआ और जला हुआ मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने ऐसे पूछताछ की होगी। अब वो खुद उसी दुकान पर जाकर पूछते हैं कि क्या ये लैंप यहीं से बेचा गया था या आप खरीद कर लाए थे। वहाँ काम करने वाले लड़के ने कहा हाँ। वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया कि हाँ, एक दिन शूटिंग के लिए वो 10 लैंप खरीद कर लेकर गए थे। मैंने उन्हें वो लैंप दिए थे। वो ऐसी सारी डिटेल्स देता है। ठीक है, ये लैंप कौन लेकर गया था, क्या उन सिनेमा वालों की डिटेल्स हैं? ये पूछकर उन्होंने उनका फोन नंबर ले लिया और उनसे खुद मिलकर ये भी पता किया कि वो शूटिंग के लिए लैंप क्यों ले गए थे। शायद किसी गाने के लिए वो लैंप ले गए थे। उन्हें वहां तक पता चल गया। साथ ही उसके बारे में भी पूछताछ करते हैं। फिर जब पुलिस नए सच के साथ दोबारा उससे पूछताछ शुरू करती है तो जैसे पापनाशम फिल्म में एक केबल टीवी ऑपरेटर बहुत सारी फिल्में देखकर काफी कुछ जान जाता है और बहुत सी बातें उसे पता होती हैं। कौन? हमारे कमल हासन सर। लगभग वैसे ही ये भी फिल्मों में काम करने की वजह से काफी कहानियां जानता है। इसलिए इसने फिर से कोई नई कहानी गढ़ ली है। अब हमारा हीरो कुछ सच जानकर यहाँ आया है। क्या तुम्हें ये गाना याद है? जैसे ही उसने गाना दिखाया वो बहुत ज्यादा घबरा गया। जब पूछा कि क्या तुम्हें वो लैंप लाना याद है तो उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। असल में उस फिल्मी गाने के लिए 10 लैंप की जरूरत थी और वो उसी के लिए ये सारे लैंप लेकर आया था। ये बात सामने आती है। उसमें से बस एक एक्सप्लेनेशन हमारे आदमी ने वहां से चुरा लिया है। अब पूछो कि उसने क्यों चुराया। जब से उस पति राजू को इस मैटर के बारे में पता चलना शुरू हुआ है तब से वो अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटने लगा है। वही आदमी था जिसने ये सब देखा था। पूरी रात बस पिटाई पिटाई हुई। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? वो बेचारी ऐसे ही रोती बिलखती रही। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं सब देख लूंगा, और उसे भेज दिया। उसे भेजते वक्त उसने देखा कि उसकी पीठ पर चोट के निशान नीले पड़ गए हैं। वो खड़ा देख रहा है। उसे बहुत पीटा गया था। कुछ नहीं होगा, जाओ कहकर उसने उसे फिर से भेज दिया। उस रात वो थोड़ी शराब लेकर घर आता है। वहां आकर देखता है कि बच्चों के सामने ही राजू अपनी पत्नी को बेतहाशा मार रहा है, उसे बुरी तरह पीट रहा है, उसका गला घोंट रहा है। ये सब देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। वो इस तरफ से आता है और जब वो पूछता है कि क्या है तो शराब की बात सुनकर वो मजे से बैठ जाता है। शराब पीने के लिए ये भी बोतल लाकर सामने रख देता है। फिर वो ग्लास मांगता है तो ग्लास और अचार लेने के लिए किचन की तरफ आता है और ग्लास मांगता है तो औरत उसे सब कुछ देती है। दोनों एक दूसरे को एक अजीब नजरों से देखते हैं। उस औरत ने इसे खून करने के लिए साफ साफ नहीं कहा पर माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था और ये भी खून करने की पूरी तैयारी के साथ ही यहाँ आया था। शराब पीते पीते वो पूछने लगता है, क्यों बे, तेरे और उसके बीच यहाँ क्या क्या चल रहा है? ये कहता है, देखो हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम बीच में आ गए और शादी कर ली, पर इन कुछ सालों के गैप के बाद भी तुम जो उसके साथ अब परिवार चला रहे हो, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा से मेरी थी। ये सुनते वो गुस्से में मारने आता है और बदले में ये भी उसे मारता है। दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं। जो हाथ लगा उससे मारा, गला दबाया, फिर से एक दूसरे को पटक पटक कर मारा, लाते मारी और आखिर में एक मोड़ पर ये उसका गला घोंटने लगता है। तभी उसकी पत्नी वहां से एक रस्सी उठाकर फेंकती है। ये उस रस्सी को उठाता है और अपने पति के गले में गला घोंटकर उसे जोर से दबाकर जान से मार दिया। हाँ, फंदा पत्नी ने ही डाला था। पति को मारने के लिए उसने ऐसा ही किया। फिर बॉडी को गाड़ी में डालकर वो अपने गांव के पास वाले उस जंगल की तरफ ले गए। आपको पता है ना, वो जंगल वाले इलाके में ले जाकर बॉडी को फेंक दिया और वो जो दिया साथ लाया था उस दिए की हर चीज डालकर उसे जला देते हैं। जलाते वक्त उसके हाथ पर थोड़ी आग लग गई होगी। तो देखिए वो औरत कितने प्यार से जाकर उसका ख्याल रख रही है। पति वहां पूरा जल रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो अपने लवर का ध्यान रख रही है। वो कहता है कि इसी वजह से मैंने उसे मार दिया, ऐसा वो कहानी सुना रहा है। ठीक है, अब ये सच तो सामने आ गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि इससे पहले उस औरत को क्यों मारा था तो बच्चे गायब थे। क्या उसने बच्चों को बेच दिया, कुछ और किया? जब उसने पूछा कि ये लड़की बच्चों का क्या किया और उसे मारने गया तो वो नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। क्या वो ऐसे मरी? उसने जो कहानी सुनाई थी वो भी झूठ थी। अब असली कहानी क्या है, इसकी पूछताछ हो रही है। वो कहता है कि हमारे अपने गाँव में तो इस बात पर अड़ी थी कि उसे उसकी पत्नी बनकर उसके साथ ही रहना है, घर बसाना है और गाँव वालों को ये सब दिखाना है। उसे एक तरह का जुनून था, लेकिन उस गाँव में उसकी पहले से ही एक पत्नी और बच्चे थे, इसलिए वो उसे साथ ले जाने से मना कर रहा था। पर वो जिद पर थी कि उसे जाना ही है। इतना ही नहीं, वो उससे धमकाने लगी कि अगर नहीं ले गए तो सबको बता दूंगी कि मेरे पति को तुमने ही मारा है। तब उसने कहा, अब तूने अपना असली रंग दिखा दिया ना, फंदा तूने डाला कत्ल करने का, वो माहौल तूने बनाया, व्रत सब तेरे लिए किया और अब इल्जाम मुझ पर ही डाल रही है। गुस्से में उसने उसका गला तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई।
और ये सब बच्चों के जागने से पहले ही कर दिया। उसे मारने के बाद वो डेड बॉडी वो उसे कुएं के पास ले गया होगा और बॉडी फिसलकर कुएं के अंदर गिर गई होगी। ये सब वो बता रहे हैं। ये सब तो ठीक है, और उन बच्चों का क्या किया ये पूछकर हमारा हीरो उसकी जमकर धुनाई कर रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए उनके मन में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उनकी अपनी बहन की मौत हो चुकी है ना, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही, इसलिए वो उसे पीट पीट कर बस यही पूछ रहा है कि बच्चों का क्या किया क्या किया। वो कहता है मैंने बच्चों को कुछ नहीं किया। वो चिल्ला रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। जब वो सच बता रहा है तो आखिर में वो सच बोलने वाला है। उसने उस शोभा को मार डाला और अपना सामान बांधकर निकलने ही वाला था कि बच्चा जाग गया और बोला पापा भूख लगी है। उसका दिल नहीं माना, वहीं खाना बनाकर बच्चों को खिलाने लगा। तभी बच्चा अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें माँ के पास भेज दूंगा। हमें डर लग रहा था कि वो क्या करेगा, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं किया। 3-4 वो उन बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ने की सोचता है, क्योंकि वो उन्हें अपने गाँव नहीं ले जा सकता, वरना बीवी उसे वहाँ छोड़ेगी नहीं, है ना। इसलिए उसने अनाथ आश्रम में भर्ती कराने की कोशिश की, पर कोई भी आश्रम उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तो उसने मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बच्चों को खाना खिलाकर बिठा दिया और बोला यहीं बैठे रहो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नीचे उतरा और गाड़ी चल पड़ी। बच्चे पापा पापा चिल्लाते रहे, पर वो मुड़कर भी नहीं देखा और बच्चों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया। ये सब रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसी से ये बात कंफर्म कर ली है। साथ ही उस आश्रम में भी पूछताछ की गई, जहां से पता चला कि उसने कोशिश की थी। चलो अच्छी बात यह है कि उसने बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की। अब तक जो हुआ वो ही बहुत बड़ी बात है, और हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ से मुंबई हजारों किलोमीटर दूर है। रास्ते में बच्चे कहीं भी उतर सकते थे, किसी के भी पास जा सकते थे। हम बस इतना कर सकते हैं कि बच्चों की फोटो लगाकर लापता का विज्ञापन दे दें। आप बस वही कीजिए और हर स्टेशन पर भेज दीजिए। उन्होंने हर स्टेशन पर इतला कर दी है, बस इतना ही। सब खुश हैं कि केस अच्छे से सुलझ गया, लेकिन हमारे हीरो को तसल्ली नहीं है। वो बच्चों की फिक्र में उलझा हुआ है। जब हमारे हवलदार साहब ने उससे पूछा कि उसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है, वो इसी बारे में क्यों सोच रहा है, तो उसने भी हाँ कहा। फिर उसका प्रोबेशन बस 2 दिन में खत्म होने वाला है। अगले स्टेशन पर ज्वाइनिंग से पहले 1 हफ्ते का गैप मिलता है, ताकि वो नई जगह सेटल हो सके। उस 1 हफ्ते की छुट्टी में वो उन बच्चों को ढूंढने जाने वाला है। उसने ये धमाका कर दिया। हवलदार ने कहा थोड़ा रुक जा, मैं भी चलता हूँ, पर उसने कहा नहीं, बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। उसने खुद बहुत रिसर्च की और कई लोगों से उन्होंने बात करके वहाँ मुंबई तक जाकर ये वो करके बहुत सारी कोशिशें की हैं। कई जगहों पर ये सब किया, कई लोगों से बात की। उन्हें ट्रेन से बहुत डर लगता था, पर उन सब बातों को छोड़कर वो हर स्टेशन पर जाकर ढूंढते रहे। कुलो बामनी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए और खाली हाथ ही वापस लौट आए। वो इन सब बातों को लेकर बहुत दुखी हो रहे थे कि बस फालतू के कॉल से आ रहे हैं, कोई काम की बात नहीं हो रही। तभी उन्हें अचानक एक कॉल है जिसमें बताया गया कि ऐसी खबर है कि 2 बच्चे मुंबई में आकर उतरे हैं और किसी ने उन बच्चों को ले जाकर धारावी के इलाके में छोड़ दिया है। वहां जाकर देख तो सकते हैं, पर क्या ये वही बच्चे हैं? हमें नहीं पता कि क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। जब वो सोच रहे थे कि क्या करें, तब हमारे हवलदार ने कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ, इस बार चलकर देख ही लेते हैं, कहीं ये वही बच्चे हुए तो। हमें उन्हें ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। ये फैसला करके अपनी पत्नी और पिता को बताकर वो वहां से निकलकर मुंबई के स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पुलिस स्टेशन में एक महिला इंस्पेक्टर थी। उन्होंने भी हमने आपको कब की इन्फॉर्मेशन दी थी और आप अब आ रहे हैं, इतने समय में पता नहीं वो बच्चे अब कहाँ होंगे। पता है कि वो धारावी में ही कहीं किसी जगह पर हैं, पर अगर आप थोड़ा पहले आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि स्टेशन पर जो 2 बच्चे मिले थे उन्हें वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों ने कुछ दलालों को बेच दिया है। इसमें उन्हें कमीशन भी मिला होगा और उन्होंने बेच दिया। खबर है कि बच्चे ऐसे ही किसी आदमी के पास पहुंच गए हैं। उन सबके पीछे पॉलिटिक्स लिंक्स बहुत ऊपर तक हैं। इन सब के बावजूद हमने उन्हें इस कंडीशन पे खुला छोड़ा है कि वो हमारे इलाके में कुछ नहीं करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा या हमें कहीं भी फेंक कर मारेंगे। ये औरत बता रही है कि ये पूरा सिस्टम कितना खराब है। फिर जब उसे पता चला कि हमारा हीरो अपनी पर्सनल लीव लेकर इसकी जांच करने आया है, तो उस औरत के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। वो उसे चाय वगैरह पिला रही है। वो पूछता है कि जब इतना सब गलत हो रहा है तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? तो जवाब मिलता है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, सिस्टम में बहुत कमियां हैं, उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब तक हमारे इलाके में कोई लफड़ा नहीं होता तब तक चुप रहना ही बेहतर है। इस इलाके में इंसाफ बनाए रखने के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। हमारे लिए ये सिस्टम बस इतना ही मौका देता है। हमें इसी के बीच रहकर अपना काम करना पड़ता है। ऐसे माहौल में आप जैसे लोग जो लीव लेकर इतनी दूर हेल्प करने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो उसकी तारीफ कर रही है। फिर वो एक एसआई को भी उनके साथ भेज देती है। वो लोग निकल जाते हैं और धारावी की गलियों में घूम रहे हैं। उन्हें पता चला है कि वो बच्चे किसी ब्रोकर के पास हैं और वो वहीं आए हैं। वो ब्रोकर वहाँ काम करने वाली एक लड़की को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने चाय ठीक से नहीं बनाई। वो चेहरे पर गर्म चाय फेंकने वाला था, पर शुक्र है कि ये लोग वहाँ पहुंच गए। पूछताछ पर वो अनजान बनने लगा, पर जब उसे धमकाया गया कि मैडम को पता चला तो खैर नहीं, या चलो मैडम के पास चलकर खुद बताओ, चलो मेरे साथ, वो उसे बुलाता है। क्योंकि पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन इनके धमकाने के बाद वो मान गया। जब उन्हें बताया गया कि ये लोग इतनी दूर से उन बच्चों को ले जाने आए हैं, तो कोई रास्ता न देख उसने किसी से कहा कि उन बच्चों को दिखाओ जिन्हें छुपा कर रखा है। फिर एक आदमी उन्हें लेकर अंदर जाने लगा। जाते हुए वहाँ हर कमरे में छोटे छोटे बच्चे थे। ये सब देखकर हमारा हीरो अंदर से टूट जाता है। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ कोई नहीं था। जब पूछा कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, तो वो पैसे मांगने लगा।
सोचिए वो पुलिस से ही रिश्वत मांग रहा है। देखिए अगर ठीक लगे तो वो अपना ही बंदा है। करीब 3,000 से 4,000 रुपए देता है और उसके बाद ही वो उन्हें उस जगह ले जाकर दिखाते हैं जहां उन्होंने वाकई में सबको बंद कर रखा है। किसी पोल्ट्री फार्म की तरह वहां ढेर सारे बच्चों को कैद किया हुआ है। ये सब देखकर उन दोनों का दिल बुरी तरह दहल जाता है। वो कहता है कि यहाँ मौजूद बच्चों में से अगर कोई वो बच्चा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं तो उसे ले जाइए। हाथ में जो फोटो है उससे वो एक एक बच्चे को चेक करने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी आसपास वो बच्चे कहीं नजर नहीं आते। वो इधर उधर सब जगह देख लेते हैं। जब वो मायूस होकर वहां से वापस जाने लगते हैं तभी हल्का सा उन्हें आपस में बात करने की आवाज आती है। भाई कह रहा होता है कि थोड़ा सा खा लो और बहन कहती है कि मुझे भूख नहीं है। फौरन उस तरफ जाकर देखते हैं तो वो दोनों एक कोने में बैठे मिलते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था पर वो बच्ची खा नहीं रही थी। उन्हें देखते ही उसे समझ आ जाता है कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। फिर वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस माँ को जानते हो? तो वो मासूम बच्ची माँ कहकर पुकारती है। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये वही और वो बहुत खुश होता है। बच्चों के मिल जाने की उसे इतनी खुशी होती है कि उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है बेचारे। फिर वो उन बच्चों को लेकर वापस अपने गांव आ जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स और मीडिया वहां मौजूद है। इन बच्चों की कहानी सुनकर उनके बारे में लिखने के लिए मीडिया का तांता लगा हुआ है। मीडिया का जमावड़ा लगा है। तब भी वो अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़े रहता है जैसे उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। और सिर्फ यही सी नहीं, उस ट्रेन में उन बच्चों ने 2-3 दिन का सफर कैसे काटा होगा। बिना कुछ खाए पिए वो बच्चा कचरे में जो कुछ मिलता उसे उठाता और खुद न खाकर अपनी बहन को खिलाता और उसका पूरा ख्याल रखता था। अब भी वही उसका ख्याल रख रहा है। फिर मीडिया वाले उनसे कई तरह के सवाल पूछने लगते हैं। ये सब पर्सनल लीव लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। इसका पूरा क्रेडिट हमारे हीरो और उनके साथ गए उस कांस्टेबल को ही जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर सब मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो एक फिल्म की कहानी थी, लेकिन अब आप जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं वही इस कहानी के असली नायक हैं। असली हीरोज यही हैं। जी हाँ, यही लोग हैं। इस तरह के खोए हुए बच्चों को मुंबई तक जाकर ढूंढना और उन्हें वापस लाना, ये सब जो हुआ इसे कोई काल्पनिक कहानी मत समझिएगा। ये सब असलियत में हुआ है। और जो बच्चे वापस आए उन्हें तो हमारे उस कांस्टेबल ने खुद गोद लेकर पालना भी शुरू कर दिया है। अब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अपनी बहन को खोने के गिल्ट में जो लड़का जी रहा था वो अब थोड़ा खुश है। बट हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे इस तरह गायब हो जाते हैं। उनमें से सिर्फ 40 या 45 ही मिल पाते हैं। न मिलने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसमें भी लगभग 5,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आज तक ढूंढे ही नहीं जा सके हैं। पता नहीं वो कहां और किस तरह गुलामों की तरह काम कर रहे होंगे, कैसी तकलीफें झेल रहे होंगे। ऐसे मासूम बच्चों को लेकर धंधा करने के बारे में सोचना भी कितना खौफनाक और क्रूर है। इन सब के अलावा कमल हासन सर की फिल्म महानदी को आए लगभग 32 साल हो चुके हैं। 32 साल बाद भी वैसी ही कहानी पर आधारित अगर आज भी सिनेमा इंडस्ट्री फिल्में बना रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 32 साल पहले जो हालात थे वही हालात आज भी मुंबई में बने हुए हैं। आज भी बच्चे इसी तरह जुल्म का शिकार हो रहे हैं। इसका यही मतलब है। तो फिर पिछले 30 सालों से वहां जो सरकारें राज कर रही थी वो आखिर कर क्या रही थी, ये तो अब भगवान ही जाने। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी फिल्म के साथ। थैंक यू। ओ सुकुमारी 2 घंटे 15 मिनट के रन टाइम के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी। बारिश की वजह से मैं उस टाइम नहीं जा पाया। अब ये प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम हो रही है। इसे देखने के बाद मुझे तो काफी मिक्स फीलिंग्स आई। मुझे ये उतनी पसंद नहीं आई गाइस। फैमिली ऑडियंस शायद लॉजिक्स को साइड में रखकर देखें तो उन्हें पसंद आ जाए। ये हाल ही में आई मेंशन हाउस के रैंप और मलयालम सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली का मिक्स लगती है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। क्या इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऑकवर्ड नहीं है। बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि फैमिली में एक सिचुएशन की वजह से हीरो जल्दी शादी करने का फैसला करता है और हीरोइन के साथ उसकी शादी कंफर्म हो जाती है। लेकिन यही हीरोइन के साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? आखिर हीरो शादी क्यों करना चाहता था और एंड में क्या हुआ, यही स्टोरी है। प्लस पॉइंट्स की बात करें तो ऐश्वर्या राजेश के आने के बाद उनके और हीरो के सीन्स थोड़े ठीक हैं। आधे घंटे के बाद इंटरवल की तरफ बढ़ते हुए मूवी बेटर लगने लगती है। विलेज एनवायरनमेंट और कुछ परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं। म्यूजिक भी ठीक ठाक है। अब माइनस पॉइंट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। मतलब प्रोसीडिंग्स में लॉजिक्स की कमी है। ऐसा लगा जैसे कुछ भी दिखा रहे हो, कंक्लूजन भी बस इसलिए दे दिया गया क्योंकि एक हैप्पी एंडिंग देनी थी। शुरुआत में ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शूट करके बस टुकड़ों को इधर उधर जोड़ दिया हो। वो फैमिली इंट्रोडक्शंस और हीरो इंट्रो सब वैसे ही हैं। मेन पॉइंट ही कन्विंस ना करे तो कोई मूवी में इन्वॉल्व कैसे होगा? लिमिटेशंस क्या है? शॉक क्यों लगता है? ये सब लास्ट में बताने का क्या फायदा? इस पर डिपेंड होने की वजह से मूवी का इम्पैक्ट कम हो जाता है ना। ऊपर से लॉजिक्स भी हैवी नहीं है। सच कहूं तो मूवी काफी हद तक कन्विंसिंग ही नहीं लगी। फर्स्ट हाफ में वही रूटीन टेम्पलेट है कि हीरोइन को कोई प्रॉब्लम है और बिना बताए शादी हो जाती है, और सेकंड हाफ में बिना किसी एंगेजिंग ड्रामा के बस 2 इमोशनल सीन्स डाल दिए और एंडिंग कर दी बस। तो फाइनली मूवी का वर्डिक्ट ये है कि थोड़ा छूने पर शॉक लगने वाले कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपर्ली और बिलीवेबल तरीके से एस्टेब्लिश करते और सीन्स की कंपोजिशन अच्छी होती तो ये एक अच्छी मूवी बन सकती थी। पर अभी तो ये बहुत ही बेतरतीब लगती है। ये एक एवरेज फिल्म है और मेरी ओपिनियन में इसकी रेटिंग 2.55 है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो ऐसे और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।